चल रहे तालिबान के साथ गृह युद्ध में एक नया मोड़ आया है, जहां पर अमेरिका ने अपनी सेना को वापस ले लिया है। एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर अफगानिस्तान के अंदर से चीखें सुनाई देने लगी है। आखिर 20 साल बाद फिर से तालिबान जाग गया है और तालिबान ने अपनी सीधी नजर काबुल पर डाली है। अब इस गृह युद्ध का क्या प्रभाव हिंदुस्तान के कश्मीर पे पड़ेगा, इस बात को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कर्नल देवानंद गुर्जर। आइए उनसे जानते हैं कि ये पूरा मुद्दा क्या है, आखिर क्यों अमेरिका ने अपनी सेना को तालिबान से वापस बुला लिया। जी देखिए, सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने 20 वर्ष बाद ये वहां से निकलने का फैसला किया है। ये 2001 के अंदर इन्होंने तालिबान के खिलाफ वहां पर अपनी सेना उतारी थी और उसका 20 वर्ष पूरा हो रहा है। अब जैसे आपने पूछा कि 20 वर्ष बाद ये फैसला क्यों किया, मेरे इसके अंदर 2-4 मुद्दे हैं। देखिए, जिस समय अमेरिका उस इलाके में गया, ये 79 के आसपास की लड़ाई का समय है, जब रशिया का इन्फ्लुएंस था और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिका का सामरिक दृष्टि से मुद्दा था कि वो रशिया को वहां से कमजोर करे। जो 1989 के अंदर रशिया वहां से निकल गया और जब निकलने के बाद तालिबान का जन्म होता है। अब क्योंकि ये अमेरिका का ही पैदा किया हुआ है पाकिस्तान के समर्थन से, तो जब रशिया चला गया तो ऑब्वियसली तालिबान ने कुछ तो करना था और उसके बाद तालिबान ने अपनी 1996 में वहां सरकार बना ली और उसके बाद जो वहां पर उन्होंने कोहराम मचाया उसके अफगानिस्तान जनता ने भुगता है। हालात ऐसे बदले कि जिस प्रकार से सामरिक दृष्टि से बदलाव आया अफगानिस्तान के अंदर और तालिबान ने जो किया, अमेरिका को अंदर जाना पड़ा। अब इतने वर्षों बाद अमेरिका की करीब 2400 डेथ्स हो चुकी हैं, कैजुअलिटीज हो चुकी हैं सोल्जर्स की। उसके अलावा 20,000 के आसपास वहां इंजर्ड हो चुके हैं, बहुत बड़ा नंबर है। तो ये देखते हुए अमेरिका ने सही फैसला किया, मैं ये मानता हूं, क्योंकि कोई भी दूसरा देश जब उसके इंटरेस्ट वहां समाप्त हो जाते हैं तो वहां उसका रहने का औचित्य नहीं होता है। मैं यही दर्शकों को बता दूं कि अमेरिका पूरी तरह से बाहर नहीं जाने वाला है। उसके कुछ सैनिक वहां रहेंगे, कुछ एयरक्राफ्ट भी रहेंगे जो वहां पर उनके सामरिक एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे, उनके ब्यूरोक्रेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। आपने कहा डेथ कैजुअलिटी की बात करी आपने, अगर आप भी देखा जाए तो पाकिस्तान जिस तरीके से स्पिन बोल्दोग के अंदर अपनी सेना को भेज करके तालिबान का समर्थन कर रहा है, उसके बावजूद भी तालिबान कहीं ना कहीं बम गिराते रहता है। नवाज पढ़ते समय आपने सुना होगा, अभी अखबारों में आया था कि नवाज के समय में वहां पे बम ब्लास्ट किया गया। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सही कर रहा है और महज 600 आदमी जो अमेरिका ने तालिबान अफगानिस्तान के अंदर छोड़ा है, क्या उससे तालिबान से निपटने के लिए वो काफी रहेगी? देखिए, ऐसा इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा कि ये तालिबान है क्या। तालिबान पाकिस्तान का बच्चा है, एक तरह से पाकिस्तान के कर्मकांड है और अमेरिका इसका पूरा समर्थन करता था। अमेरिका ने उनको वेपन दिए, अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, अमेरिका ने उनको सब कुछ दिया, तैयार किया। वो परिस्थिति दूसरी थी, जैसे मैंने आपको बताया 70 और 80 के दशक में। पर जब कहते हैं कि अगर आप सांप को दूध पिलाओगे तो आपको काटेगा, आज स्थिति ऐसी आ गई है क्योंकि पाकिस्तान ने किसी भी कारण इनको पैदा किया और इनको तैयार किया, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को ये भुगतना पड़ेगा। और मैं मानता हूं दुनिया को ये दुख दे या ना दे, ये पाकिस्तान के क्योंकि जुड़ाव है उनके साथ एक तरह आत्मीयता का रिश्ता है, उन्हीं के लोग हैं, उनको आईएसआई सपोर्ट करती है, पाकिस्तान उनको जगह देती है, जो उनके बॉर्डर्स हैं वो पोरस हैं। अभी भी आपने सुना होगा तालिबान जब ये वापस एक्टिव होता है तो पाकिस्तान से बहुत सारे लड़ाके जो उनके मदरसों से लेकर के वहां जाके तालिबान के साथ लड़ रहे हैं। आपने एक न्यूज भी सुनी होगी जिसमें एक बच्चे की वो मार दिया जाता है अफगान सेना द्वारा, जिसको लेकर के पाकिस्तान में बड़ा समर्थन है। तो मैं मानता हूं क्योंकि अगर पाकिस्तान ने सांप को दूध पिलाया तो सांप का जहर भी उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा और ये पाकिस्तान को तय करना है। अब ये पाकिस्तान, दूसरी बात यह कि पाकिस्तान आज भी तालिबान का समर्थन करता है क्योंकि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि एक स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान बने जिसके भारत और वेस्ट से रिश्ते मजबूत हो। वो यही चाहेगा कि वहां पर तालिबान का राज रहे, जिससे कि उस तरफ वहां अफगानिस्तान में सदैव डिस्टर्बेंसेस रहे। और चाइना को जिस प्रकार से और ये उगुर की प्रॉब्लम्स को दबा के रखना चाहता है, तो पाकिस्तान का बहुत क्लियर मकसद है, वो तालिबान का समर्थन करता रहेगा, दुनिया कितना ही दबाव बनाए, लेकिन अब पाकिस्तान को इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से तालिबान का समर्थन कर रहा है, उससे बाकी की सीमाओं से लगे जो देश हैं, आप बात करें हिंदुस्तान की, तो इसका क्या असर हमारे कश्मीर पे सीधा पड़ सकता है? देखिए जी, बड़ी विडंबना की बात है कि दुनिया में कहीं भी छोटी मोटी गलती होती तो पूरी दुनिया एक साथ इकट्ठी हो जाती है।
पर ये तालिबान को लेकर के सब जानते हैं, तालिबान इतने बड़े दरिंदे हैं। आपने न्यूज देखी होगी किस प्रकार से आज ही कुछ गांव के अंदर जाकर के उन्होंने वुमेन के साथ जिस तरह का महिलाओं के साथ अत्याचार की कहानियां आई हैं। उसके अलावा उनके कुछ लोगों ने उस इलाके की 25 वर्ष की महिला और उनके लिस्ट मांगे उन्होंने। क्या कारण है वो समय बताएगा। महिलाओं के लिए उन्हें आदेश दे दिए कि बिना इजाजत के मैं सरिया कानून की उन्होंने अप्लाई कर दिया है। तो मैं मानता हूं कि देखिए जो पड़ोसी देश है रशिया है, पहले यूएसएसआर होता था तो पूरा रशिया को चिंता रहता था। अब क्योंकि वो नेबरिंग एरिया उसका हमारे पीओके के साथ भी है, हमारा उसका ईरान के साथ भी है, चारों तरफ है। तो ये जो तालिबान का जो खतरा मंडरा रहा है ये पूरे देशों पे बड़ा दुर्भाग्य है, वो कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है। और भारत का जहां तक ताल्लुक है, देखिए कि भारत एक ऐसा देश है जिसका अफगानिस्तान के साथ बहुत हमारे सामरिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से और हमारे सांस्कृतिक उनसे बहुत पुराने रिश्ते हैं। और उन रिश्तों के बीच में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने $3 बिलियन की उनको एड दी है, कोई लोन नहीं दिया है। वहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारी सरकार, क्योंकि हमारे नागरिकों से हमारे संबंध है उनके, जो मैं सैनिक होने के नाते बता सकता हूं कि जो हमारे सेना का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, IMA देहरादून है, OTA चेन्नई है, और जो भी विभिन्न हमारे इंस्टीट्यूट है वहां अफगानिस्तान के सैनिक अधिकारी और उन सबको हम ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे रिश्ते बड़े घनिष्ठ हैं। अब हमारा जहां तक ताल्लुक है, मैं मानता हूं अगर पाकिस्तान तालिबान वहां पर आता है तो जो अब बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से भारत ने तालिबान से बातचीत का बैकडोर रास्ता खोला है, ये अच्छी बात है। और तालिबान ने, जैसा मैं न्यूज में सुन रहा था, भरोसा दिलाया कि भारत के जितने भी करीब 400 प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो कोई नुकसान नहीं करेगा। सुनने में आया पाकिस्तान ने ये भी भरोसा दिलाया कि अफगानिस्तान का जो इलाका उनके कंट्रोल में होगा, उनको हिंदुस्तान के खिलाफ कभी इजाजत नहीं करने देगा। पर मैं यही आगाह करना चाहूंगा नागरिकों को, मिलिटेंट तालिबान, चीन, पाकिस्तान, इनका भरोसा करना मैं मानता हूं उस सांप के बराबर है जिसका आप दूध पिला रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि एक दिन डसेगा नहीं। और रही बात कश्मीर और बाकी हमारे ऊपर क्या इसका इंपैक्ट आएगा, मैं बता सकता हूं आज मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता है कि अफगानिस्तान एक तरह से अफगानिस्तान में तालिबान पूरी तरह कंट्रोल कर पाएगा। और अगर करता भी है तो समय डिसाइड करेगा। पर तालिबान से हमारी भारत सरकार, मैं उम्मीद करता हूं, और हमारे ब्यूरोक्रेट सही डील कर रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि कश्मीर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं तालिबान ने ये आश्वासन दिया है कि वो हिंदुस्तान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन फिर वही बात सामने आती है कि अगर आप सांप को पालोगे तो कभी ना कभी डसेगा। आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के मॉर्निंग अपडेट की। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर के सीएम आवास पर देर रात तक मंथन चला है और 2.5 घंटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अजय माकन और केसी वेणुगोपाल ने चर्चा भी की है। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के फॉर्मूले को लेकर के डिस्कशन किया गया। श्रीगंगानगर के अंदर 2FFA में सरपंच पद का चुनाव आज है। चुनाव के मैदान में है 2 महिला प्रत्याशी, तो वहीं रानीबाई और हरप्रीत कौर प्रत्याशी बताई जा रही। 1226 मतदाता आज वोटिंग करेंगे और 2FFA ग्राम पंचायत के 9 वार्डों में चुनाव होगा। डूंगरपुर के अंदर पुलिस बेड़े में फेरबदल हो चुका है। 4 ASI, 5 हेड कांस्टेबल व 58 कांस्टेबल के तबादले कर दिए गए हैं। प्रशासकीय व स्वैच्छिक आधार पर तबादले किए गए, तो वहीं SP सुधीर जोशी ने जारी किए आदेश। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज टोंक जाएंगे। दोपहर को 1 बजे वह टोंक पहुंचेंगे और कृषि ऑडिटोरियम में वह विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। बरवास डारट हिंद में करेंगे जन सुनवाई, तो वहीं ग्रामीणों की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। करौली के अंदर हिंडौन सिटी में आज 4.5 घंटे बिजली बंद रहेगी। सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर को 1:30 बजे तक बिजली को बंद रखा गया है, तो वहीं विद्युत लाइनों की मरम्मत के चलते हुए आपूर्ति बंद रहेगी। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर निवाड़ी से आ रही है। जानीबाई के सरपंच की मौत के बाद आज उपचुनाव रखा गया, जिसकी मतगणना शाम को की जाएगी।
टोंक जिले के निवाई उपखंड क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत जामडोली में रविवार को सरपंच पद के लिए उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। रविवार सुबह से ग्राम पंचायत क्षेत्र में इस चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासी उत्साह देखने को मिला। प्रशासन ने भी इस उपचुनाव को लेकर क्षेत्र में कड़े प्रबंध किए थे। पुलिस ने मतदान केंद्र को पूरी तरह से छावनी में बदल दिया। इस ग्राम पंचायत पर सरपंच बनने के लिए इस बार पूर्व सरपंच चिरंजीलाल खटीक का बेटा सत्यनारायण खटीक व विमल बैरवा चुनाव मैदान में रहे। जामडोली ग्राम पंचायत पर हुए पहले सरपंच चुनाव में यहां से चिरंजीलाल खटीक ने 405 वोट से जीत हासिल की थी, लेकिन सरपंच बनने के 10 माह बाद ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद से सरपंच पद खाली था। इसी चलते रविवार को यहां फिर से उपचुनाव हुआ, जिस कुल मतदान 2555 में से कुल 1998 वोट डाले गए। कुछ ही देर में चुनाव प्रतिक्रिया के तहत मतदान के बारे में मतदान शुरू की जाएगी। देर शाम तक परिणाम आने की उम्मीद है और जामडोली ग्राम पंचायत को नया सरपंच का चेहरा भी साफ हो जाएगा। वही खबर शिवानी मंडी से आ रही है, जहां थाना परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस विभाग द्वारा वन विभाग के सहयोग से रविवार को शहर पुलिस थाना परिसर में पौधारोपण अभियान चलाया गया। डीएसपी मनोज कुमार यादव व शहर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह समेत स्टाफ के सभी सदस्यों व मौजूद पत्रकारों ने भी अपने अपने नाम से थाना परिसर में पौधारोपण किया व उनके पालन पोषण की संकल्प ली। डीएसपी मनोज कुमार यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस इंसान को वृक्षारोपण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण से जहां बरसात होती है वहीं हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, वातावरण भी शुद्ध रहता है। इस बारे में शहर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने कहा कि पौधे के बिना हमारा जीवन अधूरा है और इस प्रत्येक व्यक्ति को घर में हर खुशी के अवसर पर पौधारोपण करना चाहिए ताकि पर्यावरण को स्वच्छ व स्वस्थ बनाया जा सके, और कहा कि हर साल एक पेड़ लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण शुद्ध के साथ साथ पेड़ की जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय वन महोत्सव हर साल मनाया जाता है। इस साल भी आज 24 जुलाई 2021 को मनाया जा रहा था। तो इसी कड़ी में एक और हमने आगे काम करते हुए उपमंडल स्तर सिवानी में वन महोत्सव मनाया है। पुलिस विभाग और वन विभाग की दोनों की एक साझा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें वन विभाग की तरफ से डेप्यूटी फॉरेस्ट ऑफिसर सिवानी के श्री मनदीप ढाका यहाँ पर मौजूद थे। SHO सिवानी श्री महेंद्र सिंह और मैं और हमारे बाकी साथी पत्रकार साथ मिलकर हमने पुलिस थाने के प्रांगण में और बाकी पुलिस थाने प्रांगण के अलावा जो हमारी गली है उसमें हमने पौधारोपण किया है। कुल मिलाकर के कुछ फलदार वृक्ष लगाए गए हैं यहाँ पर, कुछ औषधि के वृक्ष लगाए गए हैं। सभी वृक्ष मिला करके 600 वृक्षों का यहाँ पर पौधारोपण किया गया है। जिनको आगे आने वाले समय में ध्यान रखा जाएगा, पानी के लिए और संभाल की जाएगी और कोशिश करेंगे कि सभी पौधे बहुत ही जल्दी वृक्ष बनकर तैयार होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। कुंडली सिंधु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। शनिवार को सिंधु बॉर्डर पर मुख्य मंच से महज 200 मीटर दूर खड़ी 2 ट्रॉलियों में आग लग गई। गनीमत रही कि इस आगजनी में कोई भी जान की हानि नहीं हुई, लेकिन ट्रॉलियों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से अभी पता नहीं चल पाया है। मौके पर मौजूद किसानों ने इसका आरोप शरारती तत्वों पर लगाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और खेल मंत्री संदीप सिंह ने पहलवान प्रिया मलिक को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है। बता दें कि हरियाणा की छोरी प्रिया मलिक ने विश्व कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल से अपना नाम करवाया है। प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित की जा रही इस चैंपियनशिप में महिलाओं के 73 किलो भाग वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। आज प्राइवेट स्कूल संचालक हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से करेंगे मुलाकात। स्कूल संचालकों का कहना है कि अब समय आ गया है कि स्कूलों को दोबारा खोला जाए, क्योंकि अब बच्चों की शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। स्कूल संचालकों का कहना है कि अब ऑनलाइन क्लासों से बच्चों की मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि स्कूलों को कोविड नियमों के साथ खोला जाए। साइबर सिटी में एक दिल दिलाने वाला मामला सामने आया। जिले में मानेसर स्थित मिंडा कंपनी के कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान सोनीपत निवासी पवन कटारिया के रूप में हुई है। कर्मचारी ने आत्महत्या क्यों की, इसका अभी कारण पता लगाया नहीं गया है। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कायाकल्प प्रोजेक्ट और NQAS
2020 के नाते पहला स्थान प्राप्त करने पर अम्बाला नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों और बाकी स्टाफ को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस दौरान विधायक असीम गोयल ने घुटनों के बल जमीन पर बैठकर कोरोना काल में योगदान देने वाले डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ को नमन किया और गाना गाकर डॉक्टर्स का आभार जताया। असीम गोयल ने हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते गाना गाया, जिसके बाद वहां मौजूद सभी डॉक्टर भावपूर्ण हो गए। वही खबर कैलाई से आ रही है, जहां देवनारायण मंदिर में कल वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें सामूहिक तौर पर पुस्तकालय बनाने का निर्णय लिया गया। आज कैलाई स्थित देवनारायण भगवान मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें निर्मल कसाना ने बताया कि मंदिर प्रांगण में अशोक, नींबू, अनार, चीकू, अमरूद के 101 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुर्जर समाज के जिला अध्यक्ष रामचंद्र खुटला द्वारा की गई। साथ ही गुर्जर अधिकारी कर्मचारी कल्याण परिषद सिकराय के अध्यक्ष पवन दड़गस ने बताया कि आयोजित बैठक में उपस्थित समाजजनों की सहमति में मंदिर प्रांगण में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम में मान सिंह बुर्जा, सरपंच श्रवण सूबेदार, पार्षद रतन सिंह पटेल, एडवोकेट जल किसान कसाना, देवसेना जिलाध्यक्ष, जीकेपी के अध्यक्ष हुकुम सिंह गुज्जर, रघुराई कसाना, धर्मेंद्र महाराज, रघुनाथ कसाना, अमर सिंह कसाना, राम अवतार समेत कई लोग मनोनीत रहे। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें पीसीसी में बैठक के बाद में बोले हैं प्रभारी अजय माकड़। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल जिलाध्यक्षों की चर्चा हम कर रहे हैं। सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि केंद्र आलाकमान जो भी तय करेगा वो सब मंजूर है। अब हम लोगों को किसी भी प्रकार का विरोधाभास नजर नहीं आता। देखिए, हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो वरिष्ठ नेता जितने भी यहाँ पे जयपुर में मौजूद थे, सब लोगों से बात करी और एक अनौपचारिक चर्चा हम लोगों ने सब लोगों से करी। और मुख्यतः हम लोगों ने सब लोगों से जब चर्चा करी तो ये बात करी कि किस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही महंगाई का असर साधारण जनता के ऊपर पड़ रहा है। और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गत दिनों पेट्रोल पंप्स के ऊपर और साइकिल यात्रा निकाल करके महंगाई के खिलाफ में अपना रोष प्रकट किया। साथ ही साथ में पेगासस का जो जासूसी जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कराई है, वो भी निंदनीय है। आप देखें कि एक प्रकार से हमारे देश के अंदर देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों के काम धंधे बंद हो गए। सरकार लोगों के ऊपर पैसा खर्च करने की जगह जासूसी के ऊपर पैसा खर्च कर रही, और जासूसी भी किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जुडिशरी की। जासूसी भी किसकी? जर्नलिस्ट की। जासूसी भी किसकी? हमारे नेता जो प्रमुख तौर के ऊपर विपक्ष की आवाज राहुल गांधी जी उठाते हैं, उनकी। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार जो अपने रिसोर्सेज, अपने धन संसाधन का दुरुपयोग कर रही है, उसको कांग्रेस पार्टी हमेशा से कड़े शब्दों के अंदर निंदा करती है। ये लोकतंत्र में कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोकतंत्र के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी के सबसे प्रमुख नेता उसके आप फोन को और उसके सारी की सारी चीजों को टैप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को टैप कर रहे हैं। जर्नलिस्ट जो हैं, जो लोग भी थोड़े बहुत भी खिलाफ में लिखते हैं, उनको आप टैप कर रहे हैं। तो किस प्रकार के हमारे देश के अंदर शासन, किस प्रकार से हमारे देश का शासन चल रहा है, ये इस सबको बताता है। और पैसा केंद्र सरकार संसाधन इन पे खर्च कर रही है, जबकि देश को की जनता को देने की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर भी राजभवन में जाकर के प्रदर्शन करा। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने इस पे आंदोलन करा और इस चीज की आज हमने चर्चा सभी साथियों के साथ में करी। जो मंत्रिमंडल की चर्चा हमारे
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की चर्चा, हमारे बोर्ड कॉरपोरेशन के अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्तियों की चर्चा है, ये सब चीज़ों की चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नज़र नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत हैं इसके अंदर, और बहुत जल्द हम लोग आपको इसके बीच में इसके बारे में हम बताएंगे। वही खबर 12 से आ रही है, जहां एक पुलिसकर्मी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। 12 शहर के आदर्श नगर में आज नगर परिषद का दस्ता पुलिस लवाजमे के साथ एक निजी भूमि पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा। इस दौरान अतिक्रमणकारी पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मी हुकम सिंह द्वारा जमकर हंगामा किया गया। पहले तो हुकम सिंह और उसके परिवारजनों ने अतिक्रमण निरोधी दस्ते के साथ आए पुलिसकर्मियों के साथ जमकर बहसबाजी की। जब नगर परिषद का दस्ता नहीं माना तो अतिक्रमी पुलिसकर्मी ने छत पर जाकर बिजली का तार पकड़ लिया। गनीमत ये रही कि बिजली के तार पर प्लास्टिक का कवर था, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ। काफी देर तक हंगामा चलने के बाद पुलिसकर्मियों ने हुकम सिंह को खींचकर नीचे उतारा। बाद में कोतवाली थाना अधिकारी मंगेलाल यादव की सख्ती के बाद पुलिसकर्मी समझने को तैयार हुआ और बाद में नगर परिषद ने जेसीबी के पड़ोसी के फ्लैट पर जाकर करीब 15 फीट पक्के निर्माण को तोड़ा। यह सारा ड्रामा करीब 2 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ भी जमा रही। हमारा प्लाट है 91 नंबर का, उसके पास में 92 नंबर का प्लाट है। हुकम सिंह जो पुलिस में नौकरी करता है, उसने हमारे प्लाट पे कब्जा कर रखा है। 15 फुट ज़मीन जवाब दवा ली हमारी, और कॉलोनी में आगे जाकर के 15 फुट एक्स्ट्रा जगह दे रखी है। वो कह रहा है कि 15 फुट एक्स्ट्रा जगह जो ये मेरी है, तो तू आगे जाके लेना, मेरी क्यों ज़मीन ले रहा है। मैंने जो प्लाट लिया है इसमें मेरे को तो 30 बाई 40 का पूरा प्लाट चाहिए। इससे मेरे को क्या मतलब आ रहा, तो कितनी जगह बच रही कितनी नहीं बच रही। और आज जब नगर पालिका में कई बार दे दिया, इसको भी समझा लिया कई बार, पुलिस वाले होने की वजह से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। और आज भी पेट्रोल छत पे जाकर के पेट्रोल छिड़क लिया, पत्थरबाजी करने लग गया ऊपर जाकर के, बच्चे पे पेट्रोल छिड़क दिया, उसके आग लगाने को तैयार हो रहा है। पहले की तरफ से अतिक्रमण हटाने के लिए आए थे ना, आए हुए यहाँ पे सारे छाहिद साहब वगैरह सभी यही हैं, कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, वो आने को तैयार नहीं है। आपका परिचय दे दीजिए। मैं अमितेश शर्मा नाम मेरा। ये प्लॉट आपका ही है? हाँ, मेरा प्लॉट है। Good morning and welcome to News 19. Let's have a quick look on big news so far. A final decision on the issue of cabinet reshuffle in Rajasthan has been left to the Congress High Command, and expansion is likely to be held in the next few days. Party sources said AICC General Secretary KC Venugopal and Ajay Makhan late on Saturday night had discussion on the issue of cabinet reshuffle and political appointments with Rajasthan CM Ashok Gehlot. The cabinet expansion is likely to be held in the next few days. After the discussion, the leader had left the final decision about the reshuffle to the High Command. Sania Mirza and debutant Ankita Raina was knocked out of the Tokyo Olympic despite dominating a large part of their women's doubles opener against Ukrainian twin sister Nadia and Lyudmila Kichnok. Here on Sunday, Sania and Raina were running away with the contest after battling their opponents, but in the dramatic turnaround, the Ukrainian sisters came back with the dead to pull off 0-6, 7-6, 10-8 win at Court 11 of Area Tennis Center. An unidentified militant was killed in the ongoing encounter with the security forces in Jammu and Kashmir, Kulgam district on Sunday. The gunfight began as the Munand area as Kulgam. With this, a total of 101 militants has been killed this year in the Jammu Kashmir, according to the police. According to the press release by the police, based on the specific input about the presence of terrorists in the village Sarsagan, Kulgam on the corner, and search operation was launched by Kulgam police and 34 hours, during which the terrorists hiding in the orchids start firing indiscriminately upon the security forces. Prime Minister Narendra Modi on Sunday said the entire nation got behind the India contingent after seeing them during the opening ceremony of Tokyo Olympic Games. He urged the nation to come forward and support the athletes who are participating in Tokyo Olympic. The incredible image and moments of 2 days before is still in front of my eyes. That's why I started Mann Ki Baat with these moments. Seeing athletes carrying the Tiranga, not only I but the whole nation got excited. It was like the entire nation got together and said Vijay Bhava to all the prayers. The Taliban say they don't want to monopolize power, but they insist they want peace in Afghanistan until there is a new negotiated government in Kabul, and President
Ashraf Ghani is removed. In the interview with the Associated Press, Taliban spokesman Suhail Shaheen, who is also a member of groups negotiating team, laid out the insurgents' stance on what should come next in the country on a precipice. The Taliban have swiftly captured territory in the recent week, seized strategic border crossing and threatening the number of provincial capital as the US and NATO soldiers leave Afghanistan. वही खबर बांदीकुई से आ रही है, जहां बांदीकुई के कुशलदेव ने सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में 96% अंक लाके न सिर्फ अपने घर वालों का बल्कि पूरे बांदीकुई का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि कुशलदेव ने इसका पूरा श्रेय अपने घर वालों को, दादा दादी, ताया ताई और गुरुजनों को दिया है। यही नहीं, उन्होंने आगे प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करने की भी बात कही है। आइए हम जानते हैं हमारे संवाददाता से, जिन्होंने उनसे बात की और क्या कुछ कहा उन्होंने। न्यूज 90 से मैं ज्योति कुमार कनौजिया। आज हमारे पास हैं विशाल देव बांदीकुई से, जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी में 96% अंक हासिल किए हैं, जिन्होंने ना अपने परिवार का पूरे बांदीकुई का नाम रोशन किया है। इनके पिता श्री जितेंद्र देव, जो न्यूज इंडिया में रिपोर्टर है खुद भी। आइए विशाल देव जी से पूछते हैं कि आगे उनकी क्या हुआ है। मैं आगे प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहूँगा, ये मेरा सपना है। अच्छा, और इसका श्रेय आप किस किस को देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं अपने दादा दादी जी को, अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी को और अपने माता पिता को और परिवार को देना चाहूँगा इसका श्रेय, और अपने गुरुजन को जिन्होंने मुझे पढ़ाया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुल के सेक्शन आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि केंद्र सरकार के आयकर विभाग के ऊपर दैनिक भास्कर समूह पर जो जांच चल रही है वह तीसरे दिन भी जारी रही है, और इसके अंतर्गत आयकर विभाग ने जांच के बीच एक बयान जारी कर दिए हैं। और आयकर विभाग का सीधा कहना है कि दस्तावेजों में अनियमितताएं पाई जा रही हैं और पिछले 6 साल से 700 करोड़ रुपए की आयकर पर टैक्स को लेकर के अनियमितताएं देखी जा रही हैं। तो इसी को लेकर के अभी तीसरे दिन भी लगातार जांच जारी थी और अभी बड़े खुलासे होने इसमें बाकी बताए जा रहे हैं। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि अभी बयान तो जारी हो गए हैं, लेकिन इसी बीच राजस्थान के अंदर अब सियासी घमासान तेज हो चुका है, क्योंकि सत्ता संगठन में अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उसी को लेकर के देर रात को वेणुगोपाल और अजय माकन व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीनों की बातचीत भी हुई है। और उसके बाद में सुबह 10:30 बजे विधायकों व प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई है, जिसके अंतर्गत आज तय किया जा सकता है कि मंत्रिमंडल में क्या फेरबदल करना है और पायलट रूट को किस प्रकार से लेकर के चलना है। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं कि स्कूल कॉलेजों को 2 तारीख से खोलने का जो फैसला किया गया था उसे अभी हटा दिया गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई थी जो तय करेगी कि आखिरकार कब स्कूल खोले जाएंगे, किस आधार पर खोले जाएंगे और पूरी रणनीति तैयार करेगी। और इसी बीच गहलोत सरकार ने यह भी बात कही है कि केंद्र से हम बातचीत करेंगे स्कूल खोलने को लेकर के और उसके संबंध में उनका क्या कुछ कहना है, उस हिसाब के आधार पर हम स्कूलों को खोलेंगे, लेकिन इसको 15 दिन के अंदर आप सभी को करना होगा। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि कल 12वीं के नतीजे घोषित किए गए हैं और इसके अंतर्गत 0.60% तक ऐसे बच्चे हैं जिनकी सेकंड डिवीजन आई है और बाकी सभी की फर्स्ट डिवीजन आई है, यानी कि 99.04% तक सभी बच्चों की फर्स्ट डिवीजन आती हुई नजर आई है। और इसी बीच कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी 100-500 में से 500 नंबर आए हैं और उन्होंने फुल अंक भी प्राप्त किए हैं। साथ ही आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत 99.64% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और इसी के साथ साथ कई बच्चों के अंदर खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आई है। साथ ही आप सभी को अब कोरोना के आंकड़ों से अवगत करवा देता हूं, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि कल पूरे देश के अंदर 40,279 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 40,032 लोगों की कल कोरोना की वजह से ठीक होते हुए भी नजर आए हैं, तो वहीं 541 लोगों की कोरोना की वजह से कल मौत होती हुई नजर आई है। तो इसी के साथ अखबार की सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।
वही खबर फुलेरा से आ रही है, जहां केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रेल कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन कल होगा। आपको बता दें कि AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा का फोन टैप कर निजता भंग करने का प्रयास किया गया। सरकार पर रेलवे यूनियन को अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। कर्मचारियों के महंगाई एवं रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ता देने पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। किसी मंत्रिमंडल NWRLU ने इस बात की जानकारी दी है। वही खबर शिवानी मंडी से आ रही है, जहां खुली सीवरेज की पोल की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के वार्ड संख्या 2 में अनाज मंडी के पीछे सीवरेज व्यवस्था की पोल खुल गई और लोगों को इस कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज का सारा गंदा पानी सड़क पर जाम होने से लोगों को आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड 2 में अनाज मंडी के पीछे वाली गली में सीवरेज रुक जाने से उनका सारा का सारा गंदा पानी सड़क पर जाम हो गया, जो भी भारी बदबू फैला रहा है। इस मार्ग से गंदा पानी के कारण लोगों का निकलना दुभर हो गया। सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। वार्ड निवासी विनोद झांडीवाल समेत कई लोगों ने बताया कि इस बारे में बार बार जन स्वास्थ्य विभाग में शिकायत दी गई और वार्ड के पार्षद को भी इस बारे में बताया गया, लेकिन यह समस्या ज्यों की त्यों है। संबंधित विभाग को समय रहते इसका समाधान करना चाहिए, वरना गर्मी के मौसम में कोई भी बीमारी फैल सकती है, जिसका जिम्मेदार विभाग होगा। इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के कनिष्ठ अभियंता दीपक कुमार ने फोन के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि न्यूज़ 19 द्वारा मामले मेरे संज्ञान में आया है। सोमवार तक सुपर शोकर मशीन द्वारा सड़क पर गंदा नाला जल जमाव निकालकर शिविरों को साफ कर दिया जाएगा। कब से ये समस्या आपकी है? समस्या तो पूरे 12 महीने रहती है। बारिश के दिनों में ये ज़्यादा हो जाती है। कोई भी सिवानी शहर का सीवरेज साफ नहीं है। अनाज मंडी के चारों तरफ गुरेरा रोड बिल्कुल सीवर से लबालब रहते हैं और बारिश आते हैं तब तो इतना बुरा हाल हो जाता है, कोई आदमी पैदल तो क्या साधन से भी नहीं निकल सकता। इस बारे में किसी अधिकारी को अवगत कराया आपने? बार बार हम पब्लिक हेल्थ के अधिकारी, ठेकेदार और MC सबको अवगत करा चुके हैं। समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, कोई समाधान नहीं हो रहा है। सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ये अब देखो आपके सामने सब है। वहीं राजधानी जयपुर से एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि PCC कार्यालय के अंदर बैठक शुरू हो चुकी है और उसके अंतर्गत अजय माकन और KC वेणुगोपाल बैठक ले रहे हैं। साथ ही साथ मंत्री, विधायक और पार्टी के नेता भी उसके अंतर्गत मौजूद हैं और आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कई बड़े कवायद भी लगाए जा रहे हैं। जानीबाई के सरपंच की मौत के बाद आज उपचुनाव रखा गया, जिसकी मतगणना शाम को की जाएगी। टोंक जिले के निवाई उपखंड क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत जामडोली में रविवार को सरपंच पद के लिए उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। रविवार सुबह से ग्राम पंचायत क्षेत्र में इस चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासी उत्साह देखने को मिला। प्रशासन ने भी इस उपचुनाव को लेकर क्षेत्र में कड़े प्रबंध किए थे। पुलिस ने मतदान केंद्र को पूरी तरह से छावनी में बदल दिया। इस ग्राम पंचायत पर सरपंच बनने के लिए इस बार पूर्व सरपंच चिरंजीलाल खटीक का बेटा सत्यनारायण खटीक व विमल बैरवा चुनाव मैदान में रहे। जामडोली ग्राम पंचायत पर हुए पहले सरपंच चुनाव में यहां से चिरंजीलाल खटीक ने 405 वोट से जीत हासिल की थी, लेकिन सरपंच बनने के 10 माह बाद ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद से सरपंच पद खाली था। इसी चलते रविवार को यहां फिर से उपचुनाव हुआ, जिस कुल मतदान 2555 में से कुल 1998 वोट डाले गए। कुछ ही देर में चुनाव प्रतिक्रिया के तहत मतदान के बारे में मतदान शुरू की जाएगी। देर शाम तक परिणाम आने की उम्मीद है और जामडोली ग्राम पंचायत को नया सरपंच का चेहरा भी साफ हो जाएगा। वही खबर शिवानी मंडी से आ रही है, जहां थाना परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस विभाग द्वारा वन विभाग के सहयोग से रविवार को शहर पुलिस थाना परिसर में पौधारोपण अभियान चलाया गया। DSP मनोज कुमार यादव व शहर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह समेत स्टाफ के सभी सदस्यों व मौजूद पत्रकारों ने भी अपने अपने नाम से थाना परिसर में पौधारोपण किया व उनके पालन पोषण की संकल्प ली। DSP मनोज कुमार यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस इंसान को वृक्षारोपण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण से जहां बरसात होती है वहीं हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, वातावरण भी शुद्ध रहता है। इस बारे में शहर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने कहा कि पौधे के बिना हमारा जीवन अधूरा है और इस प्रत्येक व्यक्ति को घर में हर खुशी के अवसर पर पौधारोपण करना चाहिए ताकि पर्यावरण को स्वच्छ व स्वस्थ बनाया जा सके। और कहा कि हर साल एक पेड़ लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण शुद्ध के साथ साथ पेड़ की जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय वन महोत्सव हर साल मनाया जाता है।
इस साल भी आज 24 जुलाई 2021 को मनाया जा रहा था। तो इसी कड़ी में एक और हमने आगे काम करते हुए उपमंडल सदर सिवानी में वन महोत्सव मनाया है। पुलिस विभाग और वन विभाग की दोनों की एक साझा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें वन विभाग की तरफ से डेप्यूटी फॉरेस्ट ऑफिसर सिवानी के श्री मनदीप ढाका यहाँ पर मौजूद थे। SHO सिवानी श्री महेंद्र सिंह और मैं और हमारे बाकी साथी पत्रकार साथी साथ मिलकर हमने पुलिस थाने के प्रांगण में और बाकी पुलिस थाने प्रांगण के अलावा जो हमारी गली है उसमें हमने पौधारोपण किया है। कुल मिलाकर के कुछ फलदार वृक्ष लगाए गए हैं, यहाँ पर कुछ औषधि के वृक्ष लगाए गए हैं। सभी वृक्ष मिला करके 600 वृक्षों का यहाँ पर पौधारोपण किया गया है। जिनको आगे आने वाले समय में ध्यान रखा जाएगा, पानी के लिए और संभाल की जाएगी और कोशिश करेंगे कि सभी पौधे बहुत ही जल्दी वृक्ष बनकर तैयार हो। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। कुंडली सिंधी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। शनिवार को सिंधु बॉर्डर पर मुख्य मंच से महज 200 मीटर दूर खड़ी 2 ट्रॉलियों में आग लग गई। गनीमत रही कि इस आगजनी में कोई भी जान की हानि नहीं हुई, लेकिन ट्रॉलियों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से अभी पता नहीं चल पाया है। मौके पर मौजूद किसानों ने इसका आरोप शरारती तत्वों पर लगाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और खेल मंत्री संदीप सिंह ने पहलवान प्रिया मलिक को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है। बता दें कि हरियाणा की छोरी प्रिया मलिक ने विश्व कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल से अपना नाम करवाया है। प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित की जा रही इस चैंपियनशिप में महिलाओं के 73 किलो भाग वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। आज प्राइवेट स्कूल संचालक हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से करेंगे मुलाकात। स्कूल संचालकों का कहना है कि अब समय आ गया है कि स्कूलों को दोबारा खोला जाए, क्योंकि अब बच्चों की शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। स्कूल संचालकों का कहना है कि अब ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों की मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि स्कूलों को कोविड नियमों के साथ खोला जाए। साइबर सिटी में एक दिल दिलाने वाला मामला सामने आया। जिले में मानेसर स्थित मिंडा कंपनी की कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान सोनीपत निवासी पवन कटारिया के रूप में हुई है। कर्मचारी ने आत्महत्या क्यों की, इसका अभी कारण पता लगाया नहीं गया है। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कायाकल्प प्रोजेक्ट और NQS 2020 के नाते पहला स्थान प्राप्त करने पर अम्बाला नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों और बाकी स्टाफ को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस दौरान विधायक असीम गोयल ने घुटनों के बल जमीन पर बैठकर कोरोना काल में योगदान देने वाले डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ को नमन किया और गाना गाकर डॉक्टर्स का आभार जताया। असीम गोयल ने हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते गाना गाया, जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी डॉक्टर भावपूर्ण हो गए। वही खबर कैलाई से आ रही है, जहां देवनारायण मंदिर में कल वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें सामूहिक तौर पर पुस्तकालय बनाने का निर्णय लिया गया। आज कैलाई स्थित देवनारायण भगवान मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें निर्मल कसाना ने बताया कि मंदिर प्रांगण में अशोक, नींबू, अनार, चीकू, अमरूद के 101 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुर्जर समाज के जिलाध्यक्ष रामचंद्र खुटला द्वारा की गई। साथ ही गुर्जर अधिकारी कर्मचारी कल्याण परिषद सिकराई के अध्यक्ष पवन दड़गस ने बताया कि आयोजित बैठक में उपस्थित समाजजनों की सहमति में मंदिर प्रांगण में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम में मान सिंह गुर्जा, सरपंच श्रवण सूबेदार, पार्षद रतन सिंह पटेल, एडवोकेट जल किसान कसाना, देवसेना जिलाध्यक्ष, GKP के अध्यक्ष हुकुम सिंह गुर्जर, रघुराई कसाना, धर्मेंद्र महाराज, रघुनाथ कसाना, अमर सिंह कसाना, राम अवतार समेत कई लोग मनोनीत रहे। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें PCC में बैठक के बाद में बोले हैं प्रभारी अजय माकड़। उन्होंने कहा है कि मंत्री मंडल जिलाध्यक्षों की चर्चा हम कर रहे हैं। सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि केंद्र आलाकमान जो भी तय करेगा वो सब मंजूर है। अब हम लोगों को किसी भी प्रकार का विरोधाभास नजर नहीं आता। देखिए, बोले तो यार
हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो वरिष्ठ नेता जितने भी यहाँ पे जयपुर में मौजूद थे सब लोगों से बात करी और एक अनौपचारिक चर्चा हम लोगों ने सब लोगों से करी और मुख्यतः हम लोगों ने सब लोगों से जब चर्चा करी तो ये बात करी कि किस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही महंगाई का असर साधारण जनता के ऊपर पड़ रहा है और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गत दिनों पेट्रोल पंप्स के ऊपर और साइकिल यात्रा निकाल करके महंगाई के खिलाफ में अपना रोष प्रकट किया। साथ ही साथ में पेगासस का जो जासूसी जिस तरीके से केंद्र सरकार ने मोदी सरकार ने कराई है वो भी निंदनीय है। आप देखें कि एक प्रकार से हमारे देश के अंदर देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों के काम धंधे बंद हो गए। सरकार लोगों के ऊपर पैसा खर्च करने की जगह जासूसी के ऊपर पैसा खर्च कर रही और जासूसी भी किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जुडिशरी की। जासूसी भी किसकी? जर्नलिस्ट की। जासूसी भी किसकी? हमारे नेता जो प्रमुख तौर के ऊपर विपक्ष की आवाज राहुल गांधी जी उठाते हैं उनकी। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार जो अपने रिसोर्सेज अपने धन संसाधन का दुरुपयोग कर रही है उसको कांग्रेस पार्टी हमेशा से कड़े शब्दों के अंदर निंदा करती है। ये लोकतंत्र में कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोकतंत्र के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी के सबसे प्रमुख नेता उसके आप फोन को और उसके सारी की सारी चीजों को टैप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को टैप कर रहे हैं। जर्नलिस्ट जो हैं, जो लोग भी थोड़े बहुत भी खिलाफ में लिखते हैं उनको आप टैप कर रहे हैं। तो किस प्रकार के हमारे देश के अंदर शासन, किस प्रकार से हमारे देश का शासन चल रहा है ये इस सबको बताता है। और पैसा केंद्र सरकार संसाधन इन पे खर्च कर रही है जबकि देश को की जनता को देने की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर भी राजभवन में जाकर के प्रदर्शन करा। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने इस पे आंदोलन करा और इस चीज की आज हमने चर्चा सभी साथियों के साथ में करी। जो मंत्रिमंडल की चर्चा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की चर्चा, हमारे बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्तियों की चर्चा है, ये सब चीज़ों की चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत हैं इसके अंदर और बहुत जल्द हम लोग आपको इसके बीच में इसके बारे में हम बताएंगे। वही खबर 12 से आ रही है जहां एक पुलिसकर्मी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। 12 शहर के आदर्श नगर में आज नगर परिषद का दस्ता पुलिस लवाजमे के साथ एक निजी भूमि पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा। इस दौरान अतिक्रमणकारी पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मी हुक्म सिंह द्वारा जमकर हंगामा किया गया। पहले तो हुक्म सिंह और उसके परिवारजनों ने अतिक्रमण निरोधी दस्ते के साथ आए पुलिसकर्मियों के साथ जमकर बहसबाजी की। जब नगर परिषद का दस्ता नहीं माना तो अतिक्रमी पुलिसकर्मी ने छत पर जाकर बिजली का तार पकड़ लिया। गनीमत ये रही कि बिजली के तार पर प्लास्टिक का कवर था, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ। काफी देर तक हंगामा चलने के बाद पुलिसकर्मियों ने हुक्म सिंह को खींचकर नीचे उतारा। बाद में कोतवाली थाना अधिकारी मंगेलाल यादव की सख्ती के बाद पुलिसकर्मी समझने को तैयार हुआ और बाद में नगर परिषद ने जेसीबी के पड़ोसी के फ्लैट पर जाकर करीब 15 फीट पक्के निर्माण को तोड़ा। यह सारा ड्रामा करीब 2 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ भी जमा रही। हमारा प्लाट है 91 नंबर का, उसके पास में 92 नंबर का प्लाट है। हुक्म सिंह जो पुलिस में नौकरी करता है, उसने हमारे प्लाट पे कब्जा कर रखा है। 15 फुट ज़मीन जवाब दवा ली हमारी और कॉलोनी में आगे जाकर के 15 फुट एक्स्ट्रा जगह दे रखी है। वो कह रहा है कि 15 फुट एक्स्ट्रा जगह जो ये मेरी है, तो तू आगे जाके लेना, मेरी क्यों ज़मीन ले रहा है। मैंने जो प्लाट लिया है इसमें मेरे को तो 30 बाई 40 का पूरा प्लाट चाहिए। इससे मेरे को क्या मतलब हो रहा तो कितनी जगह बच रही कितनी नहीं बच रही। और आज जब नगर पालिका में कई बार दे दिया, इसको भी समझा लिया कई बार, पुलिस वाले होने की वजह से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। और
आज भी पेट्रोल वाले छत पे जाकर के पेट्रोल छिड़क लिया, पत्थरबाजी करने लग गया ऊपर जाकर के, बच्चे पे पेट्रोल छिड़क दिया, उसके आग लगाने को तैयार हो रहा है। पर एक तरफ से अतिक्रमण हटाने के लिए आए थे ना, नदी आए हुए हैं यहाँ पे सारे आयुक्त साहब वगैरह सब यही हैं, तो कर रहे हैं उसको, अब समझा रहे हैं, वो आने को तैयार ही नहीं। आपका परिचय दे दीजिए। मैं अमितेश शर्मा नाम मेरा। ये प्लॉट आपका ही है? हाँ, मेरा प्लॉट है। वही खबर हमजापुर से आ रही है, जहां बाजना शिवोम आश्रम में गुरु पूर्णिमा बहुत धूमधाम से मनाया गया। बाजना शिवोहम आश्रम हमजापुर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। महामंडलेश्वर बाल योगी संत स्वामी प्रकाशानंद गुरुजी द्वारा भक्तों को दीक्षा भी दी गई और महामंडलेश्वर ने कहा कि लोकप्रिय आध्यात्मिक श्लोक है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि इस समाज की सच्ची संपत्ति गुरु है, वो इस समाज के प्राण है, वो जनमन के नायक, राष्ट्र के उन्नायक है। वो किसी पद या सम्मान का मोहताज नहीं होते, बल्कि पद और सम्मान उनके नाम से गरिमामय हो जाते हैं। गुरु ही देश के अनमोल रत्न है। एक गुरु की भूमिका समाज निर्माण में अशिग्न और अतुलनीय है। इससे उत्तम अन्य कोई कार्य नहीं। वास्तव में गुरु की महिमा अपरंपार है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वेद पुराण उपनिषद गीता कवि संत मुनि सब गुरु की अपार महिमा का बखान करते हैं, उनकी सराहना और पूजा करते हैं। तो अगर आप भी अपने गुरु के बखान में कुछ लाइन कहना चाहते हैं तो इस गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु के इस साल 24 जुलाई को शिष्यों का महापर्व गुरु पूर्णिमा मनाया गया था। यूँ तो गुरु भक्ति के लिए हर पल ही शुभ होता है, परंतु गुरु पूर्णिमा का दिन आदरणीय गुरुओं को समर्पित एक अत्यंत शुभ अवसर है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्व है और इसे हर गुरु भक्त और शिष्य एक उत्सव के साथ बड़े धूमधाम से मनाना चाहता है। युगों पूर्व इसी दिन यानी आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा को वेद व्यास जी का अवतरण हुआ था, इसलिए उनके शिष्यों ने उन्हीं पुण्य दिवस को अपने गुरु पूजन का दिन चुना। हालांकि हम समझाते हैं कि ऐसा कोई तरीका नहीं कि हम कभी भी हमारे गुरुओं का ऋण चुका पाएं, लेकिन यह देश और समाज में उनके योगदान के लिए हमारे गुरुओं को सम्मानित करने का अनमोल समय है और हम में से कई लोग सबसे अधिक प्रतीक्षित दिनों में एक है। वस्तुतः यह हमारे आदरणीय गुरु की आदर और सम्मान दिखाने का सबसे बड़ा दिन है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और एक गुरु और शिष्य के लिए भी। अतः इस अवसर पर हंसराज मीणा, दिल्ली जया चौधरी बीकानेर, डॉक्टर नायक मंडवा दौसा, राम प्रकाश शर्मा, हरप्रसाद प्रधान, महाजित प्रधान, हमजापुर के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। दौसा जिले की विधानसभा लालसोट में नरेगा योजना अंतर्गत 3 ग्राम पंचायतों में बापू वृक्षारोपण किया गया। लालसोट विकास अधिकारी दिवाकर मीणा के निर्देश पर पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत कुशलपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सरपंच सुगना देवी, ग्राम विकास अधिकारी गोपाल सिंह, प्रधानाचार्य हीलालाल मौर्य, समाज सेवी बनवारी लाल मिस्त्री, अध्यापक विश्व बंधु शर्मा ने नरेगा योजना अंतर्गत पौधारोपण किया। लालसोट पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत झांपदा के मोक्षधाम में सरपंच प्रीतम सिंह, ग्राम विकास अधिकारी बनवारी लाल राग, कंपाउंडर सुरेश चंद्र शर्मा, समाजसेवी रामचंद्र मीणा ने वृक्षारोपण किया। ग्राम पंचायत दौलतपुरा सरपंच भगवान सिंह, ग्राम विकास अधिकारी राधेश्याम शर्मा, बालिका विद्यालय सहित उप स्वास्थ्य केंद्र और GSS पर पौधारोपण किया गया। वही खबर दौसा से आ रही है, जहां मनरेगा योजना के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौसा जिले की विधानसभा लालसोट में नरेगा योजना अंतर्गत 3 ग्राम पंचायतों में बापू वृक्षारोपण किया गया। लालसोट विकास अधिकारी दिवाकर मीणा के निर्देश पर पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत कुशलपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सरपंच सुगना देवी, ग्राम विकास अधिकारी गोपाल सिंह, प्रधानाचार्य हीलालाल मौर्य, समाज सेवी बनवारी लाल मिस्त्री, अध्यापक विश्व बंधु शर्मा ने नरेगा योजना अंतर्गत पौधारोपण किया। लालसोट पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत झांपदा के मोक्षधाम में सरपंच प्रीतम सिंह, ग्राम विकास अधिकारी बनवारी लाल राग, कंपाउंडर सुरेश चंद्र शर्मा, समाजसेवी रामचंद्र मीणा ने वृक्षारोपण किया। ग्राम पंचायत दौलतपुरा सरपंच भगवान सिंह, ग्राम विकास अधिकारी राधेश्याम शर्मा, बालिका विद्यालय सहित उप स्वास्थ्य केंद्र और GSS पर पौधारोपण किया गया। दौसा जिले की विधानसभा लालसोट में नरेगा योजना अंतर्गत 3 ग्राम पंचायतों में बापू वृक्षारोपण किया गया। लालसोट विकास अधिकारी दिवाकर मीणा के निर्देश पर पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत कुशलपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सरपंच सुगना देवी, ग्राम विकास अधिकारी गोपाल सिंह, प्रधानाचार्य हीलालाल मौर्य,
समाज सेवी बनवारी लाल मिस्त्री, अध्यापक विश्व बंधु शर्मा ने नरेगा योजना अंतर्गत पौधारोपण किया। लालसोट पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत झांपदा के मोक्षधाम में सरपंच प्रीतम सिंह, ग्राम विकास अधिकारी बनवारी लाल राग, कंपाउंडर सुरेश चंद्र शर्मा, समाजसेवी रामचंद्र मीणा ने वृक्षारोपण किया। ग्राम पंचायत दौलतपुरा सरपंच भगवान सिंह, ग्राम विकास अधिकारी राधेश्याम शर्मा, बालिका विद्यालय सहित उप स्वास्थ्य केंद्र और GSS पर पौधारोपण किया गया। राजस्थान में पंचायती राज उपचुनाव को लेकर के जयपुर, उदयपुर और जोधपुर सहित 22 जिलों की 48 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए मतदान शुरू हो चुका है, तो वहीं 130 उम्मीदवार मैदान में उतरते हुए नजर आए। वहीं खबर दौसा से, जहां शांति धाम में अनुराग सेवा संस्थान के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा के गांव नापाकावास शांति धाम में अनुराग सेवा संस्थान लालसोट द्वारा अनुराग पर्यावरण संरक्षण माह 2021 के अंतर्गत 125 पौधे का रोपण किया गया। संत श्री देवीदास त्यागी महाराज के पावन सानिध्य में नदी वाले बालाजी नापाकावास में 125 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर संस्थान के सचिव श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि अनुराग पर्यावरण संरक्षण माह के अंतर्गत 21 जुलाई से 2021 तक लालसोट नगर की कॉलोनियों तथा 27 सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा एवं नियमित देखभाल की प्रतिबद्धता के साथ पौधारोपण करेंगे। संस्थान द्वारा इस अवसर पर पीपल, बरगद, गुगर, बिलपत्र, अशोक जामुन, कचनार, गुलमोहर, हरसिंगार, कन्नज, मीठी नीम, कड़ी नीम, आम, मौलश्री, नींबू आदि के पेड़ लगाए गए। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच बनवारी बैरवा, संस्थान के अध्यक्ष महेश सोनी, बुद्धि प्रकाश, कृष्ण सैनी, विश्वबिंदु शर्मा, केदार सेन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं खबर दौसा से आ रही है, जहां सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक आज परशुराम मंदिर में आयोजित की गई। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट में भगवान परशुराम मंदिर पर रविवार को दौसा जिले के सर्व ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान सर्व ब्राह्मण सभा की अध्यक्षता राजेंद्र पुराकर ने की। इस दौरान सर्व ब्राह्मण समाज जिला अध्यक्ष ऋषभ शर्मा, जिला प्रवक्ता एवं प्रदेश प्रभारी अशोक खेड़ला, संगठन मंत्री घनश्याम लाटा, युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष रविंद्र जोशी, महेंद्र शर्मा का समाज बंधुओं ने फूल व माला साफा बांधकर स्वागत किया। इस अवसर पर समाज बंधुओं को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ऋषभ शर्मा ने कहा कि सर्व ब्राह्मण समाज गरीब ब्राह्मणों के उत्थान के लिए कदम बढ़ाए और वंचित वर्गों को साथ लेकर कार्य करे। इस दौरान असिक खेड़ला ने समाज से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए सर्व ब्राह्मण समाज के कार्यों का प्रकाश डाला। वहीं सर्व ब्राह्मण सभा की बैठक में दिनेश जोशी एवं सोनू बिनोरी ने संगठन पर बल देने का विचार किया। सर्व ब्राह्मण सभा की बैठक में ब्राह्मण समाज के नाम से चल रहे अनेक प्रतिष्ठानों पर भी प्रश्न उठाए गए। महासभा में तहसील अध्यक्ष पद पर दिनेश जोशी को मनोनीत किया गया। वहीं लालसोट शहर का मनोहर का को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर कैलाश त्रिवेदी, विनीत उपाध्याय, सोनू बिनोरी, धर्मेंद्र चोपड़ा सहित कई ब्राह्मण बंधुओं ने शिरकत की।